वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज का जो लेक्चर है वो आईबीसी का ही लेक्चर है, पार्ट 2 है। हमने इससे पता ही चल गया होगा। और हमने सेक्शन 25 तक कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, पार्ट 1 में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे 26 लेक्चर से। आप सबको पता है कि हम जो सेक्शन जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं वो हम सेक्शन वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्ज़ाम में हमारे लिए रिलेवेंट है। ओके, तो ये कोई डीप क्लासेस नहीं है, मतलब डीपली इसमें कुछ इतना जाएंगे नहीं हम, तो ऊपर ऊपर से हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 26, ठीक है। सेक्शन नंबर 26 में ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट टू अफेक्ट प्रोसीडिंग। ऐसी एप्लीकेशन जो प्रोसीडिंग को अफेक्ट नहीं कर रही है, किसी ट्रांजेक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसमें बस यही बताया गया है। और जो भी चीज़ें हैं कि इसमें मतलब इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है एक्चुअली में, बट हमें ये पता होना चाहिए कोई भी एप्लीकेशन ऑफ जो अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन है वो प्रोसीडिंग को अफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। आपने अभी जैसे टेक्स्ट जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के बारे में बताया, जो सेक्शन 21 बात करता है कि वो एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे अब ये बता रहे हैं कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस जो करेगा वो भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स करेगी। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 66% हमको चाहिए होता है रिजोल्यूशन पास करने के लिए, ठीक है। और जब जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करेगा तो उसमें 90% तक हमें वोटिंग शेयर्स चाहिए होते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रिप्लेसमेंट में बोला है कि अगर कमेटी ऑफ क्रेडिटर का ये ओपिनियन है कि जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उन्होंने अपॉइंट किया था अब हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, तो वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या करना होगा, उनको दो ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले उनको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को एक मीटिंग बुलानी होगी जिसमें 66% वोटिंग शेयर्स होते है ना उसका, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का। वो ही एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स वोटिंग देंगे 66% जिसमें वोटिंग शेयर्स होता है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का, कि वो जो है रिजॉल्व है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जो रिजॉल्वर जो हमने प्रोफेशनल अपॉइंट किया हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं और उसके बदले में हम दूसरा रख सकते हैं, ठीक है। हम दूसरा प्रोफेशनल हायर करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या करना होता है, जो प्रीवियस जो होता है उसको एक रिटन कॉन्सेंट देखना होता है फॉर द पर्पज़ दैट ये प्रपोज लिखा होता है कि ये जो फॉर्म है इसमें हमने सारी चीज़ें भर दी, ठीक है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बोलते हैं कि जो उन्होंने जो नाम लिखा है उसको आगे फॉरवर्ड करा जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को, जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी को जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी होगा उसको वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो नाम को आगे एडजुकेटिंग अथॉरिटी को दे देगा। जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने नाम लिखा है वो आगे जाएगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास, वो आगे किसको दे देगा, फॉरवर्ड करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में कुछ नहीं है, बस यही बताएगी अगर उसको एडजुकेटिंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि जो नाम उसके पास आया है कि ये प्रोफेशनल अब हम इसको रिप्लेस करें, या तो बोर्ड से वो कंफर्मेशन लेगा वही, और फिर उसको दूसरा प्रोफेशनल जो है वो हायर कर दिया जाएगा, जो सेक्शन 16 में हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो हम सीधे 29 पे आते हैं। सेक्शन 29 बोलता है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होगा जब वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रेडी करता है, ठीक है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, बोर्ड का जो भी फॉर्मुलेटिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान है वो सब स्पेसिफाई होता है, उसमें सब चीज़ लिखी होती है वो मेमोरेंडम में। हम जैसे कंपनी एक्ट में मेमोरेंडम पढ़ते हैं जैसे उसमें सब चीज़ लिखी होती है, उसी तरह रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक मेमोरेंडम रेडी करते हैं जिसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई करी जाती है, पूरा अच्छे से लिखा जाता है। और ये भी लिखा जाता है कि रिजोल्यूट जो होगा, जो रिजोल्यूटर होगा, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा वो एप्लीकेंट को एक्सेस कर सकता है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकता है, फिजिकल जाके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी फॉर्म में ले सकता है, ठीक है। वो फिजिकली भी अपेयर हो सकता है, जिसमें क्या क्या होगा, कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ लॉ टू प्रोटेक्ट एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नॉट टू शेयर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द थर्ड पार्टी, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती है। 29A में है पर्सन नॉट एलिजिबल टू बी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। अब पर्सन जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए जो एलिजिबल नहीं है वो कौन हो सकता है, जो इज़ नॉट बी एलिजिबल टू बी सबमिट, जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करेगा। अगर ऐसा पर्सन ऐसा करता है तो एक अदर से जो अलग से एक पर्सन होगा वो ज्वाइन कर सकता है उसको, ठीक है।
अब वो पर्सन कौन सा होता है, अगर वो इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज हो गया है, इज़ अ विलफुल डिफॉल्टर, ठीक है, जो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता, बैंकिंग रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वो सब उस पर्सन को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 29 में बस यही बोले कि कौन नहीं है, बस ये देख लो। सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, इसकी हेडिंग पढ़ लेना 30 में, ठीक है। जो रिजोल्यूशन प्लान बनाया गया है उसको कैसे सबमिट करना है, बस 30 में है। 31 में अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान है। जो रिजोल्यूशन प्लान अब सबमिट हो गया है उसको किस तरीके से अप्रूवल मिलेगा, तो वो जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होगी वही उसको जो सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान है उसको अप्रूव करती है, ठीक है। और रिजोल्यूशन जो प्रोफेशनल होता है ना, जैसे वो सबमिट हो गया है प्रोफेशनल प्लान, तो कमेटी उसको अप्रूव कर देती है और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को बता देती है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है जो अप्रूवल लेगा, ठीक है। अपील 32 में दिया गया है। अपील को बोला जाता है कि रिजोल्यूशन प्लान जो है, कोई भी अगर उसके ऑर्डर से मतलब any appeal from an order approving the resolution plan shall be in the manner and on the ground laid down in the सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6, ठीक है। 32 में ये बताया गया है, बस अपील के बारे में बताया गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, दैट इज लिक्विडेशन प्रोसेस। अब इसमें क्या बताया, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे ईयर याद नहीं आ रहा है, बट इस पे इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन से एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड फॉर द or the maximum period permitted for completion of corporate insolvency resolution process under section 12, जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, 180 days वाला, for the past day corporate insolvency resolution process under section 56 as the case may be and does not resolve this अब ये सीधी सीधी सी क्या बात कर रहा है कि देखो, रिजेक्ट अगर हो रहा है तो कोई भी रिक्वायरमेंट कंप्लेन नहीं करेगी, ठीक है। अगर पास कर रहा है कोई ऑर्डर, it shall pass an order requiring the corporate debtor issue a public document stating that the corporate debtor is in liquidation, वो liquidation में है, और require such order to be signed in authority with the corporate debtor is registered, कि ठीक है, वो ये सब बता देगा। इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन से सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन आया है मेरे हिसाब से, अभी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कहाँ पे, बट वही इसमें चलेगा कि 66% वाला अप्रूवल चलता है क्रेडिटर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर के लिए, है ना, वो जो ये सब वाले ही चीज़ें, ठीक है। 34 में पूछा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फी टू बी पेड, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी एक पास करेगी ऑर्डर लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर की, जो अभी हमने पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसमें बोला है रिजर्विंग प्रोफेशनल अपॉइंट हुआ पड़ा है, ठीक है, अपॉइंट हो गया। अब आपको क्या करेगा, एक रिटर्न कॉन्सेंट भी दे दिया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को कि इसमें ये सब चीज़ें सब्जेक्ट है। अब आगे अब क्या करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर होगी, ठीक है। सारे पावर्स जो होंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं, कोई मैनेजर पर्सन के पास होते हैं, कोई भी पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है या कोई भी है, वो सब इससे अफेक्ट होंगे, शैल बी वेस्टेड इन द लिक्विडेटर, उससे अफेक्ट होंगे, और सारी जो इनकी पावर है वो लिक्विडेटर के हाथ में चली जाती है। दिस इज द थिंग, एंड एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी शैल बाय ऑर्डर रिप्लेस द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ द रिजोल्यूशन प्लान सबमिटेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो 30 सेक्शन में बताया गया है, ठीक है। अगर वो रिजेक्ट हो गया है ना, जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल नहीं कर पाया और उसको फेल हो गया अगर उसको मेंशन करने में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। बोर्ड ऑफ मेंबर्स क्या करेंगे, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द रीजन ऑफ रिकॉर्डिंग इन राइटिंग एंड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फेस टू सबमिट रिटन कॉन्सेंट अंडर सबसेक्शन 1, ठीक है, ये सब बताइए। अब 35 में पावर एंड ड्यूटी ऑफ लिक्विडेटर बताइए। देखो अभी तक हमने रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट ये सब ड्यूटी वगैरह पढ़ी, उससे पहले हमने इंटरनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पढ़ा था, अब हम लिक्विडेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लिक्विडेटर से इतने क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। जस्ट फॉर द नॉलेज हम देख रहे हैं कि गलती से अगर प्री में तो नहीं बट मेंस में क्वेश्चन आ ना जाए, इसलिए बस तो हम सिर्फ गो थ्रू कर रहे हैं। पावर एंड ड्यूटी है वही वेरीफाई करना, क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स, टेक हिज कस्टडी एंड ऑल, कंट्रोल सारा ले लेना असेट्स का, प्रॉपर्टी का, ठीक है, सारा असेट्स की प्रॉपर्टी की वैल्यू को एवेल्यूएट करना, ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना, जैसे इंटरम रिजोल्यूटर करता था, और बिजनेस और कॉर्पोरेट डेटर के बेनिफिशियल लिक्विडेशन को कंसिडर करना। जितनी भी पावर है, जितनी भी ड्यूटी है, वो ये सब होती है लिक्विडेटर की, ठीक है।
और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लिक्विडेटर मूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी को के लिए एक्शनेबल क्लेम कर सकता है ना, ये सब चीज़ है। एंड द पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है, ये सब लिखा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मोस्टली देखो प्रोविजो से क्वेश्चन निकल आते हैं, तो प्रोविजो हर किसी का देख लिया करो, उसके पीछे एक ऊपर पढ़ के उसके बाद देख लिया करो। लिक्विडेटर स्टेट कोई काम का नहीं है, ठीक है। पावर ऑफ लिक्विडेटर एक्सेस, वही इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन सिस्टम सेंट्रल स्टेट का, ठीक है, ये सब है। तो अब देखो सेक्शन 44, 45, 46, 48 को मैंने ये याद करने के पर्पज से लिखा था कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। PUFE पफ बोलते हैं इसको, मैं पफ करके ही याद करती हूँ। आई नो कि थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट कैसे कैसे इसको याद किया। 45, 44, 44, 45, 46, 47, 47 नहीं है, 48 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 47 नहीं है, ठीक है। PUEF ऑर्डर इन केस ऑफ प्रोफेशनल प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसमें दिया जाता है कि जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो एप्लीकेशन जो बनाई है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने या लिक्विडेटर ने, उनको एक ऑर्डर देती है। 44 में ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकती है अगर प्रेफरेंस है, अगर डिस्चार्ज भी कर सकती है उस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट, पूरी, या उसको जो उसका जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो, ये सब, ठीक है। उसके बाद 45 था, देखो P मतलब प्रेफरेंशियल, ठीक है, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन। U मतलब अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। सेक्शन से सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन की। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, जब ट्रांजेक्शन्स को एग्जामिन करता है पूरा डिटेल में, उसको जब देखता है तो ऐसी ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन को छोड़ देता है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनको मतलब जैसे कोई गिफ्ट दिया पर्सन को कॉर्पोरेट, तो वो उसको कंसिडर करेगा अंडर वैल्यू, ठीक है। मतलब दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट कि गिफ्ट ही तो दिया था तो ऐसे छोड़ देगा उसको, ठीक है। कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो नहीं लिया गया है वो कॉर्पोरेट डेटर द्वारा, ठीक है। लेस देन द वैल्यू होना चाहिए। तो 45 में यू अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अब 47 बस अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन क्रेडिटर का था, ये नहीं था। हाँ, एफ से था PUEF था। अब ऑर्डर इन केस ऑफ 44 पढ़ा है, 45 पढ़ा है, 46 पढ़ा है, जिसमें रिलीवेंट पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन देखा था हमने कि रिलीवेंट पीरियड कितना होगा अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन का। तो अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन का रिलीवेंट पीरियड होगा, देखो अगर कोई पर्सन विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर करता है तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के 1 साल के अंदर अंदर। अगर ऐसी ट्रांजेक्शन की गई है रिलेटेड पार्टी द्वारा तो 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। विद इन 2 ईयर्स रिलेटेड, देखो रिलेटेड पार्टी के केस में अंडर वैल्यू कितनी होगी, रिलेटेड पार्टी में 2 ईयर्स है, और पर्सन अगर इंडिविजुअल पर्सन खुद कर रहा है तो 1 ईयर है। ये याद रख लेना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं मना नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। तो 46 में बस ये पूछा है रिलेवेंट पीरियड फॉर अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसमें जैसे हम ये समझ सकते हैं PUEF है ना। और 48 में ऑर्डर इन केसेस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर कोई अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन का एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने देख लिया तो वो क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे एनी प्रॉपर्टी है ना, रिलीज या डिस्चार्ज कर सकते हैं उस पार्टी, या फिर उसको एक पर्सन के द्वारा बोल सकते हैं कि पे कर दो इतना सम, या रिक्वायर कर सकते हैं पेमेंट ऑफ सच कंसिडरेशन कितना है, ठीक है, इतना कर सकते हैं। 49 में ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स को बताया गया है, इसको बस हेडलाइन के रूप में हम पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बताई गई है कि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा मतलब कोई लॉ वो बना दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई लॉ वो बना दिया, तो कुछ एक स्पेसिफाइड टाइम लिखा है कि अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है तो कॉस्ट एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट फुल पे करनी पड़ेगी। दूसरी बात, फॉलोइंग डेट जो होगा विच शैल
रैंक इक्वली बिटवीन एंड अमंग द फॉलोइंग। किसमें? वर्कमैन्स ड्यूज फॉर द पीरियड ऑफ 24 months preceding the liquidation commencement, debt owed to a secured creditor in the event which secured creditor has relinquished security in the manner, wages and any unpaid dues owed to employee, ओके, एंड अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 months। तो वर्कमैन ड्यू है तो 24 months वर्कमैन ड्यू के, और अगर वेजेस अनपेड है ओड है एम्प्लॉयज में तो 12 months ऑफ द लिक्विडेशन, यहाँ पे 12 months है, ठीक है। फिर वही है, वही अनसिक्योर्ड सिक्योर्ड डेटर क्रेडिटर के बारे में बताया गया है। और अब हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कैसे होता है। ये सब एक कॉपी देनी पड़ेगी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच पीरियड, ओके। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी डिसॉल्व कर सकता है सच कॉर्पोरेट डेटर को, कि कोई भी कॉर्पोरेट डेटर है उसका डिसोल्यूशन किसके द्वारा किया जाएगा? एक एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी को एक एप्लीकेशन देनी होती है, ठीक है, जिसमें वो कहेगा कि हम कॉर्पोरेट डेटर को इस डेट से डिसॉल्व कर रहे हैं, अब ये डिसॉल्व हो चुका है। और एक कॉपी जो है 7 दिन के अंदर अंदर अथॉरिटी को भेज दी जाती है, जहाँ उस अथॉरिटी को जहाँ पे वो कॉर्पोरेट डेटर रजिस्टर था, ओके। इससे क्वेश्चन पूछा गया था फास्ट ट्रैक से, चैप्टर 4 से क्वेश्चन आया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन आया था। हाँ, फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अब रिजोल्यूशन प्रोसेस वही है, कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स को बिलो द लेवल ऑफ दिखाना है, ठीक है, ये सब। अब ये जो सेक्शन है ना 56, ये जो सेक्शन है आप ये देखो, इसका यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ मैं। ये वाला जो टाइम पीरियड है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में ये पूछा गया था कि कंप्लीटेड कितने दिन में हो जाना चाहिए, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड है तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट होने का टाइम पीरियड कितना है, तो उसमें साफ बहुत सारे ऑप्शन थे, तो इसमें 90 days आंसर था। तो 90 days के अंदर अंदर जो फास्टैग है, फास्टैग कॉर्पोरेट है, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। 90 days के में उसे 90 दिन के अंदर अंदर उसे कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर कोई फाइल जो है अगर वो अपील कर देता है, ठीक है, फाइल दे देता है या कोई एप्लीकेशन दे देता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को कि फास्टैग कॉर्पोरेट का टाइम पीरियड बढ़ाना है, तो एक्सटेंडेड पीरियड बढ़ाने के लिए उन्हें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा 70% ऑफ द वोटिंग शेयर देके, ठीक है, 70% ऑफ द वोटिंग शेयर देके वोट पास करना पड़ेगा। तब फास्ट ट्रैक का कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा, जो कितना होगा 45 days। अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि कमेटी ने 70% से वोटिंग शेयर पास कर दिए हैं, अब हम 90 days के साथ साथ कोई पूरे प्रॉपर हमको रीज़न दिख रहे हैं बढ़ाने के, तो वो 45 days फर्दर और एक्सीड करेंगे, बट नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 45 दिन से ज़्यादा और नहीं बढ़ेंगे। तो इनिशियल पीरियड कंप्लीशन का 90 days है, आउटलाइन पीरियड कितना हो जाएगा 45 days प्लस, ओके, नॉट मोर देन दैट। और कितना रेजोल्यूशन पास करेंगे यहाँ पे कमेटी ऑफ क्रेडिटर 70% पास करेंगे। तो ये याद रखना, मोस्टली तो 66% रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में जा रहा है, लेकिन टाइम पीरियड में 70% जा रहा है, और जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर रहे थे तो वहाँ पे 90% जा रहा था, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेना अगर कोई गलती हो रही होगी तो, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आगे आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि अब पेपर में कहाँ से टाइम पीरियड से तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ओके। अब देखो इसमें इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब ज़्यादा है नहीं इस एक्ट में, ठीक है। अब ये है कि आप चैप्टर वाइज को पढ़ते जाओ, या तो कि फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी की मैनर क्या होगी इनिशिएट करने की, तो वही है कि प्रूफ दे दो सारा डिफ़ॉल्टर का, ठीक है, ये सब। फिर चैप्टर 5 में वॉलंटरी लिक्विडेशन बताएगी, क्या कॉर्पोरेट पर्सन अपने वॉलंटरली भी कर सकते हैं क्या लिक्विडेशन को? हाँ कर सकता है, ठीक है, बट उसका होना चाहिए कि वो डिफ़ॉल्टर ना हो, ठीक है, हैज़ नॉट कमिटेड एनी डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो वो कर सकता है। 59 हो गया। अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी जो है, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन में अपील करने की लिमिटेशन क्या है, ठीक है, अपील करने की लिमिटेशन क्या है एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी में। सो दैट इज़ हम ऊपर से पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी
जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन्स कर रहे हैं, इंक्लूडिंग डेटर्स, पर्सनल गारंटर्स, ओके, शैल बी इन द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, NCLT का जुरिडिक्शन उनको पास होना चाहिए, उनका ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए जहाँ पे वो पर्सन लोकेटेड है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद ये वाली चीज़ जो है, जो मैंने 4th नंबर पे लिखी हुई है कि नेशनल कंपनी जो लॉ ट्रिब्यूनल होगा उसके पास पावर होगी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जो होती है। ठीक है, ठीक है, ये याद रखना कि ये पूछ सकता है कि NCLT के पास पावर किसके बराबर होती है, कि ऐसे वो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। तो आपको DRT याद रखनी कि NCLT के पास पावर होंगी जो DRT के पास होती है। उस कोड में, इस कोड में यही बताया गया है। ठीक है, अब जुरिडिक्शन भी NCLT के पास ही होगा जब एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी की बात हो रही है। तो अब ये पूछा गया अपील कैसे करनी है, तो अब अपील के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अपील से कोई भी पर्सन अगर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से एग्राइव्ड है, कोई भी पार्टी एग्राइव्ड है, तो वो अपील करेगी NCLT पर। ओके, NCLT में क्योंकि जुरिडिक्शन NCLT के पास है, सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास ही जाते हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से भी अगर कोई भाई हार्म हो गया, मुझे नहीं समझ में आया, मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीजन सही नहीं है, तो वो कहाँ जाके अपील करेगा? NCLT में। जो भी उनको अपील करनी है, जब एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने जो ऑर्डर दिया उसके 30 दिन के अंदर अंदर उनको NCLT अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलेट ट्रिब्यूनल में करना है, सीधे लॉ ट्रिब्यूनल में नहीं जाना है, पहले अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील होगी। ठीक है, अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करता है, अगर उनके पास अपील आती है, ठीक है, और वो देखते कि 30 डेज एक्सपायर होने के बाद ये फाइल आई है, अगर उनका ऐसा लगता है कि सफिशिएंट कॉज है क्यों डिले हुआ, ये रीज़न भी उनको बताया गया है, तो फिर वो उसको आगे कर सकते हैं और वो पीरियड को 15 डेज और मोर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 30 डेज तो आपको विद इन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी से अग्राइव्ड होने के बाद, ऑर्डर पास होने के बाद NCLAT में आपको अप्लाई करना है विद इन 30 डेज। आपको वो पीरियड NCLAT कब बढ़ाएगा, जब सफिशिएंट कॉज उसको सही लगते हैं, तो फिर वो बढ़ा देगा प्लस 15 डेज, यानी आपके पास टोटल एक्सटेंडेड पीरियड है 45 डेज, एक्सटेंडेड पीरियड इज 15 डेज एंड द इनिशियल पीरियड इज 30 डेज, याद रखना। ठीक है, फिर ये सब कुछ नहीं है, क्यों करते हैं, अगर तो कॉन्ट्रावेन करेगा कोई भी चीज़ को। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था 2022 में। मैंने बोला आपको, जब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के भी डिसीजन से कोई एग्राइव्ड हुआ है, ठीक है, उसको नहीं लगा कि इसने भी सही डिसीजन दिया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो अपील करेगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करने का पीरियड है 45 डेज। गॉट दिस? ठीक है, जब अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल से जब एग्राइव पार्टी अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका पीरियड है 45 डेज, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच ऑर्डर। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि भाई वो डिले हो गया या सफिशिएंट कॉज उसको लगते हैं, तो एक्सटेंडेड पीरियड कितना होगा? 15 डेज। देखो, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी से करने के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप 30 डेज में कर सकते हैं, एक्सटेंडेड पीरियड 15 डेज होगा, टोटल हो गया 45। सुप्रीम कोर्ट में ही टोटल 45 डेज है, एक्सटेंडेड पीरियड प्लस 15 डेज हो गया, तो दैट इज 60 डेज। कोई भी सिविल कोर्ट के पास कोई जुरिडिक्शन नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखो, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई अपील है, कोई पड़ी हुई है, कोई केस रहते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या करता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जो चेयरपर्सन है, ठीक है, या प्रेसिडेंट है, वो क्या करेगा, उस पीरियड को 10 दिन और बढ़ा देगा, और फिर डिस्पोज करने का पीरियड 10 दिन और बढ़ा देगा। ठीक है, कोई भी इंजक्शन ग्रांट नहीं किया जाता कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल अथॉरिटी के द्वारा कोई एक्शन लिया जाएगा जब अगर उसके पास वो पावर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। ठीक है, तो दिस इज लाइक कि 10 दिन और वो टाइम बढ़ा सकता है, पीरियड स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब फ्रॉडुलेंट और मैलिशियस इनिशिएशन, तो कितना उसमें लगा होगा, मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज़, और पेनल्टी ये है
तो 1,00,000 रुपए से कम नहीं होगी और 1 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। फ्रॉडुलेंट कर देता है कोई प्रोसीडिंग्स के दौरान, ठीक है, कोई मैलिशियस इनिशिएट कर देता है प्रोसीडिंग के दौरान, तो उस पर्सन पर 1,00,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दैट इज ऑल। This amount you should know that IBC में फ्रॉडुलेंट और मैलिशियस इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग करने पर क्या होता है, 1,00,000 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। कोई भी ट्रेडिंग व्रेडिंग करता है उसमें भी यही बताया हुआ है, ठीक है। फिर पनिशमेंट वगैरह दी हुई है कि 10,000 रुपीज़ लग सकते हैं अगर कॉर्पोरेट डेटर वो करता है, पनिशमेंट दी हुई है, ठीक है। पनिशमेंट ऑफेंसेस और पेनल्टीज के लिए जो ये चीज़ें हैं कि 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग हुई है, जो डेट है उसके 12 महीने के अंदर अंदर, तो क्या होगा, बिल्कुल ही कंसील करना होगा कोई किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है। कॉर्पोरेट डेटर की किसी प्रॉपर्टी को कंसील करना होगा जिसकी वैल्यू 10,000 या उससे ज़्यादा है उसको। फिर फ्रॉडुलेंटली अगर रिमूव करा है किसी प्रॉपर्टी को तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10,000 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये सब बताया गया। पनिशमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, ठीक है। कोई ऑफिसर अगर कॉर्पोरेट डेटर है, अगर वो क्रेडिटर के साथ डिफ्रॉड कर लेता है, कोई गिफ्ट है, ट्रांजेक्शन ट्रांसफ़र कर रहा है और उसमें डिफ्रॉड कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, या किसी प्रॉपर्टी को कंसील कर रहा है या किसी चीज़ को रिमूव कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ में उसको 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा मिलेगी और 1,00,000 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना मिलेगा या फिर दोनों मिलेंगे। तो पनिशमेंट टोटल ये है कि वहाँ पे तो क्या था, हमने पढ़ा था जब अभी कि 1,00,000 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना अगर फ्रॉडुलेंट और मिसलीड करते हैं तो, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन अगर डिफ्रॉड क्रेडिटर्स के साथ होता है। फॉर ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स तो 1 साल से 5 साल तक, नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सीडिंग टू 5 ईयर्स, 1 से 5 साल तक की सज़ा, 1,00,000 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर बोथ। पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट इन कोर्स ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, तो ये इसमें भी ऐसी चीज़ें दी गई है, पूरा पढ़ो और फिर सीधे आ जाओ, नॉट लेस देन 1 लाख बट मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज़ और विद बुक। भाई 1 से 5 साल तक की सज़ा, तो इसमें 3 से 5 साल तक की सज़ा है, ठीक है। 3 से 5 साल तक की सज़ा, 1,00,000 से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर बोथ। प्रोविजन में देखिए कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो लाइबल है किसी पनिशमेंट के लिए, अगर वो प्रूव कर देता है ही हैड नो इंटेंट टू डू, कि उसका ये मंशा नहीं थी, कॉर्पोरेट डेटर ये बोल देता है, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन वगैरह पनिशमेंट तो यही है कि जुर्माना पूछा तो मिसलीडिंग और उसका देख लेना आप, क्रेडिटर्स के साथ तो हो रहा है क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर ये इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, इनसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इनसे कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, इसलिए दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। आप सिर्फ उतना पढ़ो और आपका प्री तो क्लियर हो ही जाएगा, ये तो 100% श्योर है, इतने से नोट से आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको किस एक्ट की चाहिए जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी मैं बता दूंगी और उसी एक्ट की हम क्लासेस लेंगे आगे, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर बनाएंगे, नहीं तो फिर मुझे अपने दिमाग से क्लासेस लेके आनी पड़ती है। जो सेक्शन है, जैसे मैंने इस सेक्शन में पूरा आपको पूरा अच्छे से बताया कि कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट थे, क्या क्या इसमें प्रीवियसली कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, मैंने सब चीज़ डिस्कस कर ली है। इसीलिए अब ये क्लास छोटी सी है, ज़्यादा पीछे का बहुत आगे शेड्यूल वगैरह वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आगे इतने ही सेक्शन काफ़ी है, पनिशमेंट तक आप पढ़ लो, इससे ज़्यादा IBC में पूछा नहीं जाता है, कभी भी नहीं पूछा गया है। तो आप प्लीज़ इतना फोकस रखो कि जो पढ़ाया जा रहा है बस आप उसको अच्छे से नोट करो। बेयर एक्ट्स में जैसे मैंने नोट बनाया, आप कॉपी लो, पेन लो, अच्छे से राइट करो उसको, ठीक है, रिवाइज करने के लिए आपको काम आएगा। और बस इतना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना, ताकि आपको जब भी कोई क्लास हो, कोई डाउट हो, तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन आए और आपको कोई भी
प्रॉब्लम नहीं हो, खासकर एसओ वाले पेपर के लिए। और ये क्लास एसबीआई के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एसबीआई एसओ का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि वहाँ एसबीआई एसओ के लिए ज़्यादा कंटेंट दिखता नहीं है, तो ये क्लासेस उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये क्लासेस तो मिस मत करना। बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाए गए ये नोट्स हैं, अच्छे लेक्चर्स हैं। अच्छे लगे तो लाइक कर देना। बाकी थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।